नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जो मुश्किलों से काफ़ी घिर जाता है, कठिनाइयों से घिर जाता है, उसे कोई और आसरा नज़र नहीं आता, तो उसे आखिरी में राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित खाटू श्याम का दरबार नज़र आता है। और वहाँ पर अगर वो पहुँच जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो मनोकामना है वो पूरी भी होती है, उसकी समस्याएं दूरी भी होती है। इसीलिए हर साल वहाँ पर करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए खाटू बाबा के यहाँ आते हैं। और शायद यही उम्मीद देवली उनियारा से कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को है। नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे पहले छबड़ा विधानसभा, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ से टिकट की मांग की थी, टिकट नहीं मिला। जब लोकसभा चुनाव हुए तो दौसा से टिकट की मांग की थी, तो टिकट नहीं मिला। मुश्किलों में काफ़ी घिर गए थे, उनके समर्थकों का उन पर दबाव था। समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ में इस तरह से नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है। अब फिर उन्होंने सामने नज़र आए खाटू श्याम, और उन्हें ऐसा लगा कि खाटू श्याम की जब उस पर कृपा बरसेगी तो फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी सब धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर प्रण लिया है कि अब मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जिस दिन आप मुझे जीत दिलाओगे वहीं से मैं पैदल चलकर आपके यहाँ दरबार में आऊँगा। कुल मिलाकर देवली उनियारा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी से बगावत करके नरेश मीणा का एकमात्र सहारा मतदाताओं के साथ साथ खाटू के नरेश हैं। अब देखते हैं खाटू के नरेश उन पर कितना आशीर्वाद बरपाते हैं। फिलहाल उनका कल रोड शो है, रोड शो की तैयारियों में जुट गए हैं। अब उनका जो पूरा फोकस है वो बूथ मैनेजमेंट पर आ गया है। लेकिन इससे पहले मैं एक खबर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, शायद आप तक मिल भी गई होगी, कि जो गुलामुद्दीन सूर्य नगरी जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के हत्याकांड को देकर मौके से फरार हुए गुलामुद्दीन को मुंबई पुलिस की मदद से जोधपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। काफ़ी शातिर अपराधी है, जहर खुरानी जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और अनीता चौधरी के 6 टुकड़े करने के बाद में 2 बोरियों में लपेटकर अपने घर के सामने ही 10 फुट गड्ढा खोदकर उन सब को जिस तरह से वो दफनाया और उसके बाद में वो फरार हुआ, वो भी एक ये दर्शाता है कि वो कितना अपराध जगत में, हालांकि अभी तक मर्डर जैसी कोई वारदातों में उसका हाथ नहीं था, लेकिन जिस तरह से इसने यह मर्डर किया वो बड़े बड़े शातिर मर्डर कातिलों को भी इसने पीछे छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि अनीता चौधरी से भाई बहन का रिश्ता बताया जा रहा है। अब उनका आपस में क्या रिश्ता था उसकी तह तक जाने के बजाय अब ज़्यादा दिलचस्पी इस मामले में है कि आखिर किस वजह से गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी का मर्डर किया। पुलिस पूछताछ करने में उससे जुटी हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि मर्डर करने के बाद में अपने मोबाइल फ़ोन का वह उपयोग नहीं कर रहा था। इसलिए पुलिस के लिए ये मामला काफ़ी चैलेंज बना हुआ था कि गुलामुद्दीन को कैसे ढूंढे। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से सीसीटीवी जो कैमरे थे वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के काफ़ी मददगार बने। लेकिन गुलामुद्दीन इतना शातिर था कि वो सीसीटीवी जहाँ भी नज़र पड़ जाती थी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो चाहे बाज़ार हो, वहाँ से वो बचने की कोशिश करता था। लेकिन पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती रही और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह उसकी लोकेशन का आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए पता करती रही और अंततः उसे मुंबई पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। तो ये एक बहुत ही वहशियाना अंदाज से जिस तरह से कत्ल किया गया, तो निश्चित रूप से आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस तरह का कत्ल करने वाले को जल्दी से जल्दी पुलिस जांच को कंप्लीट करे और कोर्ट में फांसी की सज़ा की रिक्वेस्ट करे। और शायद इस तरह की सज़ा की उम्मीद आप भी कर रहे होंगे। इस तरह के कातिलों को इसी तरह की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में जो अनीता चौधरी के जो परिजन हैं, उनके पति हैं, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो वजह यह है कि राजस्थान विधानसभा में एक कानून पारित हो चुका है, उसमें साफ है कि अगर आप ज़्यादा दिन तक शव के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, शव का दाह संस्कार नहीं करोगे, तो फिर जो निकट के जो व्यक्ति होता है, मृतक के निकट का व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है और उसे सज़ा भी मिल सकती है, जुर्माना भी उससे वसूला जा सकता है। इसलिए हो सकता है अब जिस तरह से लगातार पुलिस वहाँ नोटिस दे रही थी अनीता चौधरी के पति बेटे को कि आप कम से कम शव का दाह संस्कार तो कीजिए, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, तो हो सकता है उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। लेकिन अब मुझे पता है आप
जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उस चर्चा में आप अभी कुछ दिनों से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं लगातार और भी आपके लिए स्पेशल जो वीडियोस तैयार करता रहूँगा, लेकिन आज जो जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा यही है कि देखिए, अब चुनावों का जो एक प्रचार प्रसार है वो कल तक है, बाद में एक तरीके से बिल्कुल बैन लग जाएगा, आप जनसभाएं आप आयोजित नहीं कर पाओगे। और अब जो पूरा फोकस है वो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका बूथ मैनेजमेंट पर आकर टिक गया है, जिसका बूथ मैनेजमेंट तगड़ा होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को उनके घर से लाकर मतदान स्थल तक पहुंचाएगा और बाकायदा उनको मतदान करने की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा, एक तरीके से उनके काम को आसान करेगा, पर्चियां उनके घर तक पहुंचाएगा। तो हो सकता है वो जो उम्मीदवार हो वो ज़्यादा बाजी मार ले। और इस काम में भाजपा और कांग्रेस लगातार आज़ादी के बाद से ये दोनों पार्टियां हैं, संगठन स्तर पर इनकी टीमें बूथ स्तर पर तैनात रहती हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीदवारों के लिए भी ये काम आसान हो जाता है, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का हो। लेकिन नरेश मीणा जो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो बूथ मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो एक बड़ी चुनौती ज़रूर बने हुए है। इसीलिए उन्होंने अब तमाम तरह का जो चुनाव प्रचार है वो बाकायदा उस पर थोड़ा सा विराम लगाया है। हालांकि कल उनका रोड शो है, रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। और कल यानी बीते कल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी बैलगाड़ी पर बैठकर अपना रोड शो निकाला था, और ये रोड शो दौसा में उसी जगह पर निकाला था जहां पर सचिन पायलट ने ट्रैक्टर पर बैठकर रोड शो निकाला था। यानी एक तरीके से सचिन पायलट के रोड शो का किरोड़ीलाल मीणा ने अपने अंदाज से एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की। और वैसे किरोड़ीलाल मीणा अपने तरीके से ये चुनाव उनके लिए काफ़ी कठिन है, शायद अब तक जो चुनाव, हालांकि वो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जगमोहन मीणा उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि वो चुनाव खुद ही लड़ रहे हैं और अब तक के चुनावों में ये उनका सबसे मुश्किल चुनाव है। और अगर यहाँ पर उनके भाई जगमोहन मीणा को जीत नहीं मिली तो फिर निश्चित रूप से जगमोहन से ज़्यादा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पॉलिटिकल कैरियर पर विपरीत असर पड़ेगा। हालांकि वो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कैरियर पर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ठीक इसी तरह से देवली उनियारा की मैं बीच में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की चर्चा करने लग गया। मैं देवली उनियारा सीट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर जो मुकाबला था वो एक तरीके से बिल्कुल त्रिकोणीय बन गया है, कांटे का मुकाबला बन गया है। और अब जो बूथ मैनेजमेंट की जो, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल शर्मा यहाँ पर कल बहुत अच्छी मीटिंग कर चुके हैं। इससे पहले दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने मीटिंग की है, राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में है, कन्हैया लाल चौधरी और भी बहुत से मंत्रिमंडल के सदस्य, बराबर उनका वहाँ पर मूवमेंट है। और हर हाल में कांग्रेस पार्टी से वो इस सीट को लेने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। लेकिन सामने उनके अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि नरेश मीणा भी यहाँ पर एक बहुत बड़े मतों पर सेंधमारी कर सकते हैं, इसलिए मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। इसीलिए राजस्थान सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनका लगातार यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हैं और जिस कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है तो शायद उन्हें आसानी से पटकनी दे देंगे। लेकिन बीच में जिस तरह से नरेश मीणा ने वहाँ पर बगावत कर दी और चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी थोड़े टेंशन में ज़रूर हैं। अब एक काम में नरेश मीणा वहाँ पर थोड़े बैकफुट पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस का जो संगठन है वो आप सबको पता है कि बूथ लेवल पर उनकी अपनी टीमें होती है, बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से नरेश मीणा छवड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें थोड़ा हालांकि 12 से बहुत से लोग उनके यहाँ चुनाव प्रचार में ज़रूर आए हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार किया उसमें उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग उमड़ भी रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, सैकड़ों गाँवों में वो अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहाँ पर हर गांव में उनका अच्छा सत्कार किया गया, हर जाति और बिरादरी का वहाँ पर समर्थन भी बताया जा रहा है। और तो इस तरह से जहाँ तक समर्थन की बात है उसमें कहीं ना कहीं नरेश मीणा टक्कर दे रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को। लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वो ही चुनाव जीतेगा, तो इस बात को नरेश मीणा भी जानते हैं। हालांकि नरेश मीणा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कि जब तक बूथ स्तर पर जिस दिन वोटिंग
होगी, अगर उस दिन अगर टेबलें उनकी नहीं लगेगी मतदान स्थल पर, तो फिर जो उन्होंने ये मेहनत की है उसका कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए वो प्रत्येक मतदान स्थल पर वहाँ अपनी टीम की तैनाती करने में जुटे हुए हैं। अब उन्होंने जिस तरह से वो गांव-गांव जा रहे थे उस तरह का प्रचार करना उन्होंने बंद कर दिया है। अब उनका कल ज़रूर एक रोड शो है, रोड शो में एक शानदार उनका रोड शो होने की बात कही जा रही है। हो सकता है देवली उनियारा के अलावा बाहर से भी लोग लाकर उनका एक तरीके से माहौल बनाया जाए, तो रोड शो तो उनका शानदार निकलेगा। लेकिन वो जानते हैं कि जिस दिन मतदान होगा, अगर उस दिन वहाँ पर प्रत्येक मतदान स्थल पर अगर उनकी टेबल नहीं लगेगी और मतदाताओं को अंतिम समय तक, आपको पता है कि आजकल जो कैंडिडेटों के जो समर्थक होते हैं वो अंतिम समय तक जो मतदाताओं की मनोस्थिति को बदलने का प्रयास करते रहते हैं, और अंतिम समय तक जो इस काम में माहिर होता है, जो अपने पक्ष में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करवा लेता है, फिर उसे ही जीत मिलती है। तो इसलिए